हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ दास है और आप देख रहे हैं नैव डैडी। आज के वर्तमान समय में सभी लोग अपने एज अ कमाए हुए पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बट जैसे सेफेस्ट तरीका सब लोग एज आज के ज़माने में फ़िक्स डिपॉजिट जानते हैं, लेकिन बट उसमें कम से कम रिटर्न मिलता है। बट हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाएँ, लेकिन हम लोग सब एज़ एक ही रास्ता सामने दिखता है, स्टॉक मार्केट, जो सब लोग बताते हैं। लेकिन एज़ अ बिगिनर हम लोग स्टॉक मार्केट में जाएं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता, इस वजह से हम लोग अपना पैसा जो है लॉस कर बैठते हैं। लेकिन हमारा मन तो रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाएँ। इसके ज़रिए एक नया टर्म आया होगा, आप जैसे इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं नए नए ऐप्स में कहीं पे भी, तो आपने देखा होगा बहुत सारे टर्म, जैसे नॉर्मली आपने म्यूचुअल फ़ंड का नाम सुना ही होगा, लेकिन एक उसका भी एक अल्टरनेटिव है, या कह सकते हैं अलग ही यूज़ केस है, ETF। आपने देखा होगा, सुना होगा, सब चीज़ किया होगा, लेकिन आप उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको भय भी लगता होगा कि इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें। लेकिन मैं आपको आज ही इस वीडियो में ETF और म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कुछ बताऊंगा, जिससे कि आपको एज अ वैल्यू आपकी ऐड हो और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ मैं मदद कर सकूं। तो चलिए मैं एज अ म्यूचुअल फ़ंड से शुरुआत करता हूं, फिर उसी के टर्म में मैं आपको ETF भी बताऊंगा, और फिर उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी बताऊंगा, और फिर मैं अपने कुछ सलाह दूंगा जो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो आपकी इच्छा के अनुसार है। लेकिन मैं चलिए म्यूचुअल फ़ंड से शुरुआत करता हूँ। म्यूचुअल फ़ंड तो ये भी एक प्रकार का फ़ंड ही है, और इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 3 फ़ायदे आपको मिलते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि आपको इसमें ऐसा ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एज अ फंड मैनेजर जो होते हैं, आपके पैसे को निवेश करते हैं अलग अलग कंपनियों में, वो आपका हेडेक नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो पैसा होता है डाइवर्सिफाई हो जाता है, अलग अलग कंपनियों में लगता है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लगता है। और सबसे जो फेमस बात है, जो आप जिस वजह से आप लोग हर जगह स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते, कि यहाँ पर रिस्क की जो वैल्यू होती है वो एकदम लो हो जाती है, हाई नहीं होती, एकदम लो हो जाता है रिस्क। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपनियों में आपका जो पैसा क्या होता है, निवेश होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब जैसे भी होता है ना, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें? तो 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड होता है। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है एक्टिवली म्यूचुअल फंड को मैनेज करता रहता है। अब एक्टिवली म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है कि एक्टिवली क्या मैनेज करता रहता है, जैसे कि उसने एक 20-30 कंपनियाँ, 50 कंपनी, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, उसने चूज़ करके रखें कि इसी में हमको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, जो आप पैसे लगा रहे हैं लोग, यूज़र्स। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी ख़राब कर रही है, प्रदर्शन अच्छा कर रही है, उसको वो देखता रहता है। जैसे ख़राब प्रदर्शन कर रही है तो उसको स्टॉक को बेच के किसी अच्छे स्टॉक को और इंक्लूड करता है। हाँ, और ये कोशिश करता है जो हमारे इंडेक्सेस चल रहे हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, उसको बीट करने की कोशिश करे। ये होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। हाँ, और इसमें ये वो क्या करते हैं, कुछ चार्जेस को भी अपने एज अ फीस कंसेशन करते हैं, जिसे हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जो सबसे मेन टर्म होता है म्यूचुअल फंड में, जो आपको देखना चाहिए एज अ बिगिनर, वो होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का क्या मतलब होता है, जो वो लोग अपनी एज अ फीस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड में, तो जैसे उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, 2% है, जितना भी है, ठीक है। एज अ एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो उनकी फ़ीस रहती है एक्सपेंस रेशियो वो ज़्यादा रहती है, 1 से 2% रहती है। तो जैसे 2% है तो 2 रुपये वो लोग 100 रुपये में अपना काटेंगे, और 98 रुपये अलग अलग कंपनियों में जो फंड होगा उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा फंड होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो किसी भी जैसे एज अ निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, या IT सेक्टर के कोई भी इंडेक्सेस हो, उनको फॉलो करता है, बीट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन पास्ट के डेटा से देखा जाए तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं, जो इंडेक्स को बीट करना चाहते हैं, तो वो पास्ट के डेटा के अनुसार तो बीट अभी तक तो वो ठीक तरह से नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए हमें एक्टिव म्यूचुअल फंड में करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। पैसिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो फॉलो कर रहा है उतना ही ठीक है। जैसे एज अ 12 से 15% जो एनुअली जो इंडेक्स देते हैं, जो नॉर्मल देखा गया है। अब जैसे म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर जो होता है 3 तरह के फंड में निवेश करता है। पहला क्या होता है, लार्ज कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड, तीसरा क्या होता है, स्मॉल कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड में जो 50 की दुनिया की 50 कंपनियां होती हैं, निफ्टी 50, उसमें निवेश होता है एज अ लार्ज कैप फंड में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे कम से कम रिस्क होता है, बट जब कम से कम रिस्क होगा तो आपका रिटर्न भी कम से कम ही आएगा।
दूसरा होता है मिड कैप, जो उससे थोड़ा ऊपर होता है, इसमें थोड़ा रिस्क होता है तो थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा होता है। और सबसे मेन स्मॉल कैप होता है, जो स्मॉल कैप लास्ट की 250 कंपनियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, वेरी रिस्क होता है, बट रिटर्न भी आपका सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप स्मॉल कैप में यदि रिटर्न माने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 साल 20 साल का ओरिजिन लेके चलना होता है, बीच में आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप यदि कम से कम ओरिजिन में ही करना चाहते हैं 5 से 10 साल, तो आप लार्ज कैप फंड ले सकते हैं। अब ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। अब हम लोग चलते हैं एज अ दूसरा टर्म जो ETF है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने आया हूँ, उसी का अल्टरनेटिव जो है, तो इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का क्या मतलब हुआ, इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.01 सबसे लोवेस्ट होता है। और ये इसकी सबसे खासियत ये बात है, ये रियल टाइम पे बेस्ड होता है। रियल टाइम का क्या मतलब होता है, जैसे मार्केट खुला 9:30 बजे और बंद होता 3:30 बजे, तो इसमें आप जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी ETF की वैल्यू जो भी है, फॉर एग्जांपल हमारे तो 50 रुपये चल रही है, तो यदि आपको 50 रुपये में वो वैल्यू खरीदनी है तो आप उसको एज अ जितनी वैल्यू चल रही आप उसको खरीद सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रियल टाइम, चाहे उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीद सकते हैं, चाहे आप उसको ऑप्शन एंड ट्रेडिंग के पर्पज से भी खरीद सकते हैं, और जब चाहे तब उसे आप बेच भी सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उसमें जो वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपये की उसकी NAV चल रही है, NAV मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। आप कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड मैनेजर जो AMC होती है वो आपको एक नेट एसेट वैल्यू असाइन कर देती है उस म्यूचुअल फंड का। तो वो आपको ऐसे 100 रुपये की NAV चल रही है, तो आज आपने उसको ख़रीदा तो उस पर्टिकुलर 100 रुपये पे ही आपको नहीं मिलेगा, वो दूसरे दिन जब बाज़ार खुलेगा उस समय जो वैल्यू चल रही होगी, फॉर एग्जांपल वो 101 रुपये हो गई होगी बढ़ के, तो आपको 101 रुपये पे असाइन होगा, माने 1 रुपया बढ़ के होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 101 हो, क्या भरोसा वो दूसरे दिन 99 हो जाए, 98 हो जाए। यदि 101 हो रही है तो आपका कह सकते हैं एक तरफ से सीधी देखा जाए तो घाटा ही है, और यदि कम हो रही है तो वो आपका फ़ायदा ही है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। और म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP होता है, SIP क्या मतलब होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप क्या होता है, जैसे आप रेगुलरली माने आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, देखते नहीं है, तो आप एज अ कोई भी फंड मैनेजर में आप SIP 100 रुपये से शुरू होती है, 500 रुपये की भी होती है, 1000 रुपये की भी होती है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, SIP आप कर देते हैं तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से उतने ही पैसे डिडक्ट होते चले जाएंगे। और यदि आप लमसम करना चाहते हैं, यदि आपके पास कुछ अच्छा खासा फंड आया कहीं से वो, तो आप लमसम भी एक जरिए, लमसम का क्या मतलब है, एक बार में जैसे फॉर एग्जांपल जो भी पैसा एक्स अमाउंट है आप इन्वेस्टमेंट किसी फंड में कर देते हैं। अब मेन मतलब क्या है यहाँ पे, क्यों एज अ इन्वेस्टमेंट, मेन ताकत क्या है इसकी, मेन ताकत क्या है, कंपाउंडेड ग्रोथ है, जो आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जो यहाँ पर क्या होता है, जितना ज़्यादा लंबा समय आप देंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो पैसे की वैल्यू है बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट जितना कम लगाया ज़्यादा लगाया उससे उतना डिफरेंट मतलब मद्देनज़र नहीं रखता। मेन होता है आप टाइम कितना दे रहे हैं। यदि एक बंदा है छोटा है वो 10 लाख लगाया और कोई 20 लाख लगाया, लेकिन 10 लाख वाले ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया है उस पैसे को ग्रो करने के लिए, और वही 20 लाख वाला कम से कम समय दे रहा है, तो जो फ़ायदा होगा वो 10 लाख वाले को ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने टाइम ज़्यादा दिया है, उस पैसे को कंपाउंड होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया है, और जो दूसरे वाले बंदा था 20 लाख वाला उसने कम से कम टाइम दिया हुआ है। तो ये होता है कंपाउंड ग्रोथ का मेन जो ताकत होती है। और ETF का जो मैंने बताया रियल टाइम में होता है और एक्सपेंस रेशियो कम लेता है। और दूसरा सबसे मेन जो इसकी खासियत नहीं होगी ETF का, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे वर्तमान समय में वैसे तो ज़्यादातर इसके बारे में पता चल रहा है और धीरे धीरे और भी पता चलेगा ETF। मेन इसमें जो सबसे बड़ा लो पॉइंट है क्या है, लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी आप क्या कहेंगे, ये टर्म क्या होता है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जो आप बाज़ार में रियल टाइम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो लेकिन यदि आपको कभी उसको बेचना भी होगा तो बेचने के लिए, खरीदने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, उसकी कमी पड़ जाती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और अब आपको जैसे पैसे की ज़रूरत है तो आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं, तो वो क्या करता है, जितने अमाउंट आप उसमें म्यूचुअल फंड में स्टॉक थे उसको बेच के आपको पैसा देता है, माने उसमें लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ETF में क्या होता है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे धीरे धीरे माने इसके बारे में हो रहा है तो लोग इसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे देखा जा रहा है डेटा के आधार पे
की होता है। अब जैसे ETF में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे निपॉन निफ्टी IT ETF, जैसे ये IT सेक्टर पे 10 कंपनियों का बकेट है, उसमें क्या बोलते हैं ये निवेश करता है, ठीक है। माने 10 कंपनियां मिला दी गई, उनका एक बकेट बना दिएगा, उसी को हम लोग ETF कहते हैं। तो जैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू चल रहा है, जो भी हम एक्स अमाउंट लेते हैं, मान लीजिए 40 रुपये चल रहा है, तो आपने इसको 40 रुपये में ख़रीदा। तो अब जैसे आपने ट्रेडिंग के पर्पज से खरीदा तो आप कभी भी बेच सकते हैं, और लॉन्ग टर्म से ख़रीदा हुआ है तो जब भी चाहे, जैसे 40 रुपये की वैल्यू 50 रुपये हो गई, 60 रुपये हो गई, 70 रुपये हो गई, तो आप इसको एज अ रियल टाइम पे बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, लेकिन इसमें पैसा आपका डाइवर्सिफाई होता है 10 कंपनियों में, जो भी इसमें 10 IT कंपनियाँ होंगी। इसी तरह बैंक में होता है, बैंक की सारी कंपनियाँ होती है, PSU बैंक होता है, FMCG सेक्टर होता है, आपने सुना होगा, हाँ। और सरकारी कंपनियों का भी ETF होता है, बहुत सारे ETFs होते हैं, वो आप अपने डीमैट अकाउंट, डीमैट जिससे आप अकाउंट से जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें आप देख सकते हैं। और मेन बात क्या है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको ज़रूरी नहीं कि डीमैट अकाउंट हो। जैसे आज के ज़माने में बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, जैसे मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं, जैसे मैं ET मनी एक बता दूं, तो इसके ज़रिए भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसका डीमैट अकाउंट हो, लेकिन आप डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो उसके ज़रिए आप ETFs में भी कर सकते हैं, स्टॉक में भी कर सकते हैं, एज वेल एज म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा तो आप कर सकते हैं। अब मेन इसका ये भी बताएं कि जैसे इसमें क्या होता है कि एक्टिवली आपको मैंने बता दिया, फंड मैनेजर क्या होता है, उसको मैनेज करता रहता है। और जो आपका ETF है वो पैसिव ही होता है, उसमें कोई स्टॉक हटाए वो नहीं जाते हैं, जो एक बार उसमें स्टॉक आ गए वो आ गए, जैसा परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से आपका रिटर्न मिलता रहता है। और मेन जो टर्म मैंने बताया था आपका एक्सपेंस रेशियो, जो आपको देखना है म्यूचुअल फंड में, कम से कम जिसका एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, माने पॉइंट में ही हो तो आपका फ़ायदा, क्योंकि ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे पैसा वैल्यू आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आज से 10 साल 20 साल बाद 30 साल बाद जब आपकी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जब आपको रिटर्न मिलेगा, तो उसमें जो उनका रिटर्न माने जो परसेंटेज कटेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा, हाँ। लेकिन छोटे अमाउंट में पता नहीं चलता है, तो इसीलिए कहा जाता है। और ख़ासकर उसका ये आप देख लीजिए करते हुए AMU, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कम क्यों मतलब कहेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश हुआ है, इसका मतलब वो अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड दे रहा होगा, तभी उस पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। और ख़ासकर आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते जो 5 साल का 10 साल का डेटा है, कितना क्या एनुअली वो CAGR, उस सबसे ज़्यादा CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो देखा जाता है, माने पर साल वो कितना ग्रोथ दे रहा है। जैसे 15% 20%, माने जैसे नॉर्मल देता है 12% देना चाहिए। 1 साल 2 साल के 3 साल के माने हिस्ट्री पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। 5 साल 10 साल का आप उठा के देखिए फंड का कि कैसा वो दे रहा है, ये आप देखिए, एक्सपेंस रेशियो देखिए, और भी चीज़ें जो मैंने बताई वो सब देखिए, कौन उसको मैनेज कर रहा है, क्या हो रहा है। बड़ी AMC होनी चाहिए, जैसे जो भी है उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ETF तो मैंने आपको बता ही दिया कि ETF में भी आप जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये रियल टाइम होता है, इसमें आप ट्रेडिंग करिए, लॉन्ग टर्म करिए, कुछ भी करिए, आपका चलेगा। मेन मुद्दा ये है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर रखता है। जैसे आप बड़ी बड़ी फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को मैं लूँ, तो जैसे नॉर्मल आदमी होगा तो वो इतनी बड़े माने अमाउंट नहीं लगा सकता है। फिर टाटा का भी शेयर है बहुत सारे, तो लेकिन यदि इन सब का मैं एक बकेट बना दूं एज ए ETF के रूप में, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ % आपका उस बड़ी बड़ी कंपनियों में लगेगा एज अ पेनी स्टॉक लगाने के मामले में। तो आपका पैसा रिस्क लो होगा और पैसा डाइवर्सिफाई भी रहेगा, तो आपका पैसा आराम तरीके से होता रहेगा। एज अ बिगिनर आपको ज़्यादा चिंता लेने की भी आवश्यकता नहीं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट डूबेगा। और एज अ अनदर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे FD हो गया और भी चीज़ हो गया, उनसे आपको ज़्यादा कोशिश करेगा मनी रिटर्न देने के लिए। तो मैं यही कहूँगा, दोनों के अलग अलग यूज़ केसेस हैं, जैसा जैसा आपका फ़ायदा है, माने आपकी जिस हिसाब से होती है वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको जितनी सारे जो ETFs हैं, म्यूचुअल फंड है, मैं आपको बता चुका हूँ सबके बारे में। अब मैं इसी के साथ वीडियो को विराम देना चाहूँगा। और जैसे कि आपको कोई भी टर्म हो गया, कोई भी चीज़ें आपको यदि ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या कभी भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। और यदि किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, कमेंट सेक्शन में वो भी लिखें, उस पर मैं रिसर्च करूँगा और आपको ज्ञान में योगदान देने में आपकी मैं मदद करूँगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।